अगर आप 2024 में छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर हाँ आप छत्तीसगढ़ से बाहर से भी हैं तो भी आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलता है और यहाँ का फीस भी ज़्यादा हाई नहीं है। तो ये वीडियो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को छत्तीसगढ़ का स्टेट कोटा का काउंसलिंग प्रोसीजर कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ का काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होता है, क्या क्या काउंसलिंग का रूल्स है, एडमिशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, काउंसलिंग के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, बॉन्ड क्या होता है, कितने का बॉन्ड लगता है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है तो आप घबराइए मत, आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग करा सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी का। तो सबसे पहला चीज़ है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस का जो गवर्नमेंट सीट्स है उसके लिए कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। बट मैनेजमेंट और एनआरआई के सीट्स पे छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट और एनआरआई की सीट पर रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ स्टेट के ही बच्चों को मिलेगा। मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की जो सीट्स है उसमें छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट को मिलेगा, अदर स्टूडेंट के बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनको यूआर के मेरिट लिस्ट से ही एडमिशन मिलेगा। इसमें एनआरआई कोटा का जो सीट्स रहता है उसका कटअप बहुत लो रहता है, उसमें सीटें आसानी से मिल जाता है। अगर आपको एनआरआई कोटा के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में आप लोगों को इंग्लिश में भी पास होना जरूरी है। यूआर कैटेगरी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को जोड़ करके 150 मार्क्स होना जरूरी है, मतलब मिनिमम 50% होना जरूरी है। वहीं रिजर्वेशन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी है, उनको मिनिमम 40% मार्क्स होना जरूरी है, मतलब 120 मार्क्स होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके। इस साल 2024 के 31 दिसंबर तक के मिनिमम एज 17 ईयर्स मतलब 17 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम ईयर्स 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर का। तो काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लास्ट ईयर जिस साइट में रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट ईयर cgdme.in में रजिस्ट्रेशन हुआ था, वही काउंसलिंग हुआ था। यहाँ का काउंसलिंग डीएमई करता है और आपको काउंसलिंग से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। आपको रजिस्ट्रेशन करते समय रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। जैसे लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी के लिए 1000 था और यूआर और ओबीसी के लिए 1000 था और एसटी, एससी के लिए 500 था। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है। लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 था और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 5,000 था और प्राइवेट कॉलेज के लिए सभी कैटेगरी के लिए 1 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट लास्ट ईयर था। इस साल भी लगभग वही रहेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो जाए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको चॉइस फिलिंग करना है, अपनी चॉइस को लॉक करना है। लॉक करने के बाद ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नहीं लॉक करेंगे तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर बीच में कोई नया कॉलेज आता है तो आपको अपने चॉइस को फिर से रीअरेंज करने का मौका मिलता है। बट जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनको फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलता है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और मॉपअप राउंड के काउंसलिंग के बाद अगर कोई सीट बच जाता है तो हो सकता है कि फिर से नया रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए, जिसमें नए कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये मौका नए कैंडिडेट को मिले ही ना। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। अब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के बाद मौका आता है अलॉटमेंट का। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट मिलता है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको डीवीसी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डीवीसी नहीं कराएंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको उसमें डीवीसी के साथ साथ एडमिशन भी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कॉलेज जो मिला हुआ है उसमें आप संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि उससे बेहतर भी कॉलेज मिल जाए तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिलेगा उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा। आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो किसी और कैंडिडेट को अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपको सेकंड राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और आप लास्ट डेट तक एडमिशन ले लिए हैं और लास्ट डेट के बाद आप सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट का एडमिशन का जो लास्ट डेट है उसके बाद अगर आप अपना सीट निरस्त करना चाहते हैं, आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो आपको बॉन्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा। सेकंड राउंड के बाद आता है लास्ट राउंड, मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा आपको कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेते हैं
तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो आपका निरस्त हो जाएगा, मतलब वो आपका डूब जाएगा। मॉपअप राउंड के बाद भी अगर कोई सीट बचता है तो फिर उसके लिए स्टे राउंड, फिर स्टे वैकेंसी राउंड, ये सब राउंड मतलब 2 राउंड और होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 साल का सर्विस बॉन्ड देना पड़ता है। अगर आप अपना MBBS कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का सर्विस करना पड़ता है। अगर आप सर्विस नहीं करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको वो बॉन्ड का अमाउंट भरना पड़ता है। जैसे कि UR कैटेगरी के लिए 25 लाख है और ST SC OBC मतलब जो रिजर्वेशन की कैटेगरी के लिए है उसके लिए 20 लाख रुपए है। उसी तरह से अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बॉन्ड की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको बॉन्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो है UR कैटेगरी के लिए 25 लाख रुपीस और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20 लाख रुपीस। स्टेट के बच्चे को स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा तीनों का बेनिफिट मिलता है, वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। बट स्टेट के जो बाहर के बच्चे हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा में ही अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको यहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो सिर्फ UR कैटेगरी के मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उनको एडमिशन मिलेगा। DVC के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसका लिस्ट कुछ इस प्रकार है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको DVC के समय ज़रूरत पड़ता है। DVC के बाद जब आपको एडमिशन लेना होता है उस समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है, उसका भी लिस्ट यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड भी MBBS में एडमिशन के लिए कोई कॉलेज देख रहा है या फिर MBBS में एडमिशन लेना चाहता है, उसको जानकारी चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप उसके बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो साथ। तब तक के लिए बाय बाय।